हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आज से आरओ के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र से। जो घटना चक्र है 2024 में जो आई हुई है, जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस देखते चलेंगे और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहला वीडियो है और पहला चैप्टर भी है। पहला चैप्टर इट मीन्स पहला टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र में ना चीजें टॉपिक वाइज बटी हुई हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है? वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत देश का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। आपको बताना है कि उन व्यक्ति का नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हालांकि आपको आंसर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा है CR एटली और तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। इन सारे नामों को देखकर ही पता चल रहा है कि सब विदेशी हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, यानी कि ऑस्टिन। तो जो ऑस्टिन है उनके द्वारा ये कहा गया था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स जो है कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। देख लीजिए ये कहाँ पूछा गया है, तो ये प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये वक्तव्य ब्रिटिश विधि शास्त्री जिनका नाम था जी ऑस्टिन, इनके द्वारा दिया गया था। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन बन जाए कि जो मतलब कि क्या नाम है इनका, ऑस्टिन है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो जो अधिनियम आए हैं उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो जब भारत देश में ब्रिटिश कंपनियां आई हैं उसके बाद आप देखिए 1773 से इनके मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद कई सारे अधिनियम आना स्टार्ट होते हैं और 1947 तक आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वो अधिनियम है जिसमें भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। मेरे ख्याल से ये काफी इजी सा घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोगों को पता होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस अधिनियम से ही एक क्वेश्चन ना 2023 के प्रीलिम्स UPPCS में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे हैं तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। चलिए इसका उत्तर हमने देखा कि उत्तर C हो जाएगा। और देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो है वो प्रस्तुत की गई थी। यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कब आई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबी सा है, चलिए देख लेते हैं। 2021 में जो UPPCS RO का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो यही वाला पॉइंट आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। फिर कह रहे हैं दूसरे में कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरे में है एक और दो दोनों,
और चौथा है कि ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स सी वाला हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि भारत में आधुनिक मेरिट पर आधारित जो सिविल सेवा है ना, आईसीएस जिसको बोला जाता है, आईसीएस, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1854 में। और इसमें क्या हुआ था कि लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो लंदन में जो सिविल सेवा आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है? 1854 में। आगे फिर देखिए तो 1855 में क्या होता है? 1855 से इस हेतु प्रतियोगी जो परीक्षा है ना वो लंदन में ही आयोजित की जाने लगी, यानी कि जो आईसीएस का जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पे होना स्टार्ट हो गया? लंदन में। ठीक, तो लंदन में ही इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होना स्टार्ट हुआ। भारतीय जो है ना वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भैया इतना दूर क्यों, मतलब अपने देश में ही अगर किसी कोने में हो तो ठीक है, विदेश में जा कर के हम लोग एग्ज़ाम दें, मतलब तो उनकी जो है डिमांड वो हमेशा ऐसे ही चलती रही, लेकिन ये परीक्षा ना होती रही कहाँ पे? मतलब लंदन में ही होती रही। आगे चल करके फिर एक अधिनियम आता है जिसको हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से जानते हैं, 1919 के नाम से जानते हैं। तो ये जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, इसी के प्रावधान के अनुरूप 1922 में, कब? तो 1922 से जो आईसीएस का एग्ज़ाम है ना वो कहाँ पे स्टार्ट होना हुआ? तो भारत देश के भीतर होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1922 से जो आईसीएस का एग्ज़ाम है वो भारत देश के भीतर होना प्रारंभ हुआ। स्टार्टिंग में ये इलाहाबाद में हुआ था, बाद में फिर दिल्ली में होने लगा था। आगे चल करके 1930 के दशक में जो यूरोप वासी है ना इनकी उपलब्धता जो भारतीय सिविल सेवा है उसमें कम होती गई। ठीक है, यानी कि यूरोपियों का जो मतलब कि उपलब्धता है वो जब कम होती गई तो आगे चल करके 1941 तक स्पष्ट रूप से जो भारतीय है ना उन्होंने इनको पिछाड़ी दिया और यूरोप वासियों से अधिक जा करके अपनी जो मतलब कि होता है ना उपलब्धता या ये कहें कि उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक है, तो 1941 तक ये देखा गया कि जो भारत देश के लोग हैं वो यूरोपियों से कहीं ज़्यादा आईसीएस का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो है हो गया ना कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो परसेंटेज था ये यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक, तो ये बात भी हो गई। तो इसमें ना 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमारे जानने के लायक हैं। पहला ये है कि जो आईसीएस है ना, आईसीएस इसका जो स्टार्ट है या इसमें जो आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1854 में। और इसकी जो मतलब इसका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पे हो रहा था? तो इसका जो एग्ज़ाम है वो लंदन में हो रहा था। भारतीयों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो आगे चल करके 1919 में जो अधिनियम आया है उसके बाद 1922 से ये जो परीक्षा है वो भारत देश के भीतर होना स्टार्ट हुई। और स्टार्टिंग में इलाहाबाद में हुई, फिर बाद में जा करके दिल्ली में जो है होना स्टार्ट हो गई। और 1941 तक तो ये तक देखा गया कि जो यूरोप वासी हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा भारतीयों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होने लगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो मतलब क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत देश का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी ना उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा है श्री अय्यर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं वो आपको दिख गए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो संविधान निर्मात्री सभा है इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे। ठीक है, तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन है ना, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी में पूछा गया था। थोड़ा सोचने लायक है ना कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया था। तो हाँ, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस बैठक में अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। क्यों इनको चुना गया था? क्योंकि ये उनमें ना सबसे वरिष्ठतम जो मतलब सदस्य थे वो थे, इसी वजह से इन्हें उस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन
आगे चल करके जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से, यानी कि उनका कोई और विरोध भी नहीं कर रहा था, यानी कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, निर्विरोध रूप से उनको चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है हमसे पूछे जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। ठीक है, यानी कि योग्यता नहीं, वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। कभी कभी ये शब्द लिख के आ सकता है ना कि योग्यता के आधार पर मतलब चयन हुआ था, या वरिष्ठतम थे इस वजह से चयन हुआ था, तो इस वजह से इसको याद रखिएगा। फिर आगे चल करके जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुन लिया गया। ठीक, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये भी थोड़ा घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, बी आर अम्बेडकर, तो ये तो संविधान में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। दूसरा कह रहे हैं के एम मुंशी, तीसरा है बी एन राव, और चौथा है टी टी कृष्णामाचारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि बी एन राव। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था, और यही है वो प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। इससे ना आजकल क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछा जाने लगा। 2023 का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, और उसमें ये वाली डेट थी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत, यानी कि वही अंगीकृत। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तो इस दिन तो हमारा भारत देश आजाद हुआ था। दूसरा कह रहे हैं 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950। अब देखिए, जो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था ना, वो ये दोनों ही चीजें दी हुई थी। अब मतलब ये नहीं दिया हुआ था डेट, अगर डेट दी होती तो हम लोग वैसे ही क्रोनोलॉजी सेट कर लेते। नहीं, डेट नहीं दी गई थी, शब्द दिए गए थे, क्योंकि ये जो एक डेट है उसके मतलब 26 नवंबर 1949 जो डेट है, उस दिन हम लोगों ने या संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। आप लोगों ने अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने लूसेंट में पढ़ाया, आप उसको जरूर देख लें। तो अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है तो उसमें लास्ट में एक डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये डेट वहां से संबंधित है। जबकि आप देखिए जो 26 जनवरी 1950 है, उस दिन ना संविधान को लागू कर दिया गया था, यानी कि पूरी तरह से जो संविधान है वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों को ना मतलब कि शब्द दिए गए थे कि इस दिन ये किया गया और इस दिन ये किया गया, और उसी को क्रोनोलॉजी में सेट करना था। और शब्द काफी कठिन थे, तो उसको मतलब चेक करने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल के लिए इसको आप याद रखिए, दोनों ही डेट का अलग अलग महत्व है। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया है, संविधान को स्वीकृत या अंगीकृत किया गया है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है। ठीक है, अंतिम रूप से लागू कर दिया गया। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। और 15 अगस्त 1947 तो सभी को याद है कि भारत देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। तो संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसी में भारतीय संविधान के द्वारा संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था, यानी संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। कौन सा वाचन चल रहा था या कौन सा अधिवेशन था, तो याद रखिएगा 11th जो है एडिशन था या 11वां अधिवेशन था, जिसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया या अंगीकृत किया गया या आत्मार्पित किया गया। कोई भी शब्द हो, शब्दों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अभी हमने ऊपर हालांकि डिस्कस किया है। ऑप्शंस क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो उत्तर तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
तो जो बी आर अम्बेडकर जी थे उन्हीं के द्वारा प्रारूप समिति जो बनी थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रारूप समिति के बारे में भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा ही है। तो जो संविधान सभा है ना, इसने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों को गठन किया था। ठीक है, यानी कि टोटल 8 समितियां हुई थी। टोटल 8 जो है वो समितियां हुई थी, 8 समितियां। ये तो बड़ी बड़ी समितियां हैं। वैसे आप देखेंगे ना, जब आप वो लक्ष्मीकांत देखेंगे उसमें कई सारी छोटी छोटी जो समितियां हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। और जो प्रारूप समिति बनाई गई थी ना, इसमें जो है और भी मेंबर्स थे, लेकिन अध्यक्षता जो की गई थी वो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग इसको पॉलिटी जो है, जो मतलब घटना चक्र में दी हुई है, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो हम लोग जो PYQs है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आपका मन करे, आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हमने अपने इसी चैनल पे लूसेंट पॉलिटी, लूसेंट हिस्ट्री ये सभी कंप्लीट कराया है। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।